तो ये जो तिलसित की संधि हुई थी नेपोलियन और यूएसएसआर के बीच में, इसने ग्रेट गेम की ऑफिशियली शुरुआत करती थी। 1815 में नेपोलियन तो मारा गया था, वाटरलू की लड़ाई में हार गया था। उसके बाद उसको हमने सेंट हेलेना द्वीप में बंद कर दिया था और 1821 में नेपोलियन मर गया था। लेकिन यूएसएसआर तो हमेशा रहा और यूएसएसआर 1991 तक रहा यूएसएसआर। तो ग्रेट गेम के चक्कर में हमेशा से लगता था ये ईस्ट इंडिया कंपनी को या इनके जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे कि कहीं यूएसएसआर हमारा जो साम्राज्य है, जो भारत में हमारा साम्राज्य है, उस पर अटैक ना कर दे। और इसके चक्कर में हमने देखा था कि 1809 में उस समय के पंजाब के जो शासक थे महाराजा रंजीत सिंह, और उस समय का जो तत्कालीन गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, उसका नाम था हार्डिंग। तो हार्डिंग ने अपने एक व्यक्ति को भेजा था, उसका नाम था मेटकॉफ। मेटकॉफ ने 1809 में एक संधि कर ली थी महाराजा रंजीत सिंह से कि भाई जो सतलज नदी है इसके ऊपर का एरिया आपका रहेगा और इसके ऊपर आप देखिए महाराजा साहब, और इसके नीचे हम देखेंगे। और ये मोटे तौर पे इसलिए उन्होंने बनाया था कि इनको लग रहा था कि यूएसएसआर जब भी हम पे अटैक करे तो उसको पहले सामना किससे करना पड़े, रंजीत सिंह से सामना करना पड़े, हम पे सीधे अटैक ना करे। लेकिन अब रंजीत सिंह रहा नहीं, क्योंकि अब डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगा के क्या कर लिया, पंजाब को ही हड़प लिया। रंजीत सिंह 1839 में उनकी मौत हो जाती है। 1853 में पंजाब पूरी तरह इनके अंडर में आ गया है। डलहौजी की हड़प नीति के बाद से तो ये पूरी तरह जिससे कहें कि वहां पे कमिश्नरी चालू हो जाती है, एक तरह से प्रेसिडेंसी बना दी जाती है उसको। अब इनको ये सीधे, अब क्या हो रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सीधी बॉर्डर है वो किससे लग रही है, यूएसएसआर से और अफगानिस्तान से। तो अब डलहौजी को हमेशा से डर रहा कि कहीं ऐसा ना हो कि सीधे ये घुस जाए हमारे यहाँ। तो इसलिए ये चाहता था कि भाई पंजाब को अपने अंडर में मिला लो और अपनी सारी आर्मी का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो इस इधर की ओर लगा दे, पश्चिम की ओर लगा दे। और जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, उसने एक पूरी आर्टिलरी को का हेडक्वार्टर शिमला से कलकत्ता से उठा के कहाँ शिफ्ट कर दिया था, मेरठ कर दिया था कि कल को हमें अफगानिस्तान में लड़ना पड़े, हमें यूएसएसआर से लड़ना पड़े, तो हमारे पास आर्मी होनी चाहिए। ठीक है, तो पहला इसका रीजन था इंपीरियल डिफेंस। ये चाहता था कि हमारा जो साम्राज्य बना है भारत में उसको हम बचा रखें। और किससे बचाएं, हम किससे बचाएं अपने साम्राज्य को, यूएसएसआर से बचाएं। और ये जो डर है ये 1914 तक चलेगा। ग्रेट गेम चल रहा है ये, और ग्रेट गेम का ही बेटा है कोल्ड वॉर, जो सेकंड विश्व युद्ध के बाद शुरू होगा। तब दो सुपर पावर रहेंगी, यूएसएसआर तब भी सुपर पावर रहेगा लेकिन ब्रिटेन की पावर खत्म हो चुकी रहेगी और तब एक नई सुपर पावर पैदा होगा जिसका नाम है यूएसए। तो कोल्ड वॉर होता है अमेरिका और यूएसएसआर के बीच में, और ग्रेट गेम चलता है यूएसएसआर और ब्रिटेन के बीच में। तो पहला रीजन था इंपीरियल डिफेंस का कि भैया हमें अपना साम्राज्य बचा के रखना है, हो सके तो अपना एरिया बढ़ाना है, हो सके तो अफगानिस्तान पे अटैक करके उसको जीत लेना है, लेकिन अपनी 1 इंच जमीन नहीं देनी है, ना अफगानिस्तान वाले को ना यूएसएसआर को। दूसरा उसका ये कहना था, ये मैं इरेज कर रहा हूं जो मैंने लिखा है यहाँ पे। दूसरा उसका ये सोचना था कि जो भारत के देशी राजा हैं ये सही में ढंग का काम नहीं कर रहे हैं, ये मिस रूल कर रहे हैं, ये अपने खाने पीने शानो शौकत नाच गाने में बिजी हैं और जनता का ध्यान नहीं दे रहे। तो इसने सोचा अगर मैं ये जो देसी राजाएं हैं जो ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, इनके इलाके को मैं हड़प लेता हूँ या इनके इलाकों को अपने अंडर में मिला लेता हूँ, तो असल में मैं वहां की रहने वाली जनता का साथ भला करूंगा, मैं उनकी गुडविल पाऊंगा, मैं जनता का सेवक कहलाऊंगा। तो ये उसको लगता था, उसने अपनी कई किताबों में लिखा है कि मुझे ऐसा लगता था मन से कि जो तत्कालीन राजा लोग हैं, जैसे अवध की बात करें या सतारा की बात करें, इन लोग ढंग से काम ही नहीं कर रहे थे, इसलिए मैंने इनको हड़प लिया, क्योंकि मैं चाहता था कि वहां की जो आम जनता है उसका हित रहे, गुडविल बने। तो दूसरा रीजन इसका ये था। तीसरा जो कि सबसे मेन रीजन है, जो कि ये कभी बोलते नहीं है, इनका सबसे मेन जो रीजन था वो था कच्चे माल का सोर्स। क्योंकि मान लीजिए अवध की बात करें, अवध कहने को तो ब्रिटेन उसके अंदर में था ईस्ट इंडिया कंपनी के, लेकिन भाई अवध का भी तो नवाब बैठा है। ऐसे तो नहीं कि जब चाहे मन करे ईस्ट इंडिया कंपनी कहीं भी घुस जाए और वहां से कुछ भी चीज लेके चली आए, कोई भी जंगल काट ले, कहीं की भी खुदाई कर ले, कहीं से कोई खनिज उठा ले, कहीं की कोई फसल कटवा ले, कुछ नहीं, क्योंकि अवध का कहने को तो नवाब है, कल को अवध के सैनिक तो आपको रोकेंगे। इनको लगा कि भाई इतने बड़े भारत में इतने सारे नेचुरल रिसोर्सेस हैं, प्राकृतिक संसाधन है, यहाँ से हमें अच्छी फसलें मिल रही हैं, यहाँ से अच्छे हमें खनिज मिल रहे हैं, यहाँ से अच्छी लकड़ियाँ मिल रही हैं, यहाँ से अच्छे हमें रॉ मटेरियल्स मिल रहे हैं, यहाँ से हमें अच्छे रिसोर्सेस मिल रहे हैं, खास करके हम देखें जैसे जंगल के उत्पाद बहुत अच्छे इनको मिल रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि कब तक हम ये छोटे छोटे राजाओं से परमिशन लेते रहेंगे, माना कि ये परमिशन देने में कहीं मना नहीं करेंगे, लेकिन हम क्यों परमिशन लें, क्यों ना हम इस पर अपना कब्जा कर लें। तो इनको कच्चे माल का दोहन करना था बड़ी तेजी से,
इनको किसी से परमिशन नहीं लेनी थी। ये चाहते थे कि हम जितना चाहे उतना दोहन करें, इसलिए इन्होंने हड़पा। दूसरा ये चाहते थे कि हम यहाँ से कच्चा माल तो लेके जा रहे हैं और ब्रिटेन में ले जाके या यूरोप में ले जाके हम उसको फिनिश्ड गुड बनाते, जैसे मान लीजिए यहाँ से कपास लेकर वहां से कपड़ा बना के ले आए, तो उन हमारे जो फिनिश्ड गुड्स हैं, जो हमारे बने बनाए उत्पाद हैं, उनके लिए भारत एक नया मार्केट हो सकता है। और जब तक ये छोटे छोटे राजा रहेंगे तब तक ये उंगली करते रहेंगे, परेशान करते रहेंगे, तो इनको हटाओ, हम पूरा पूरा माल लाएं और डंप कर दें, क्योंकि इन्होंने रेलवे बनाई दी है। और रेलवे से मैंने पिछली क्लास में बताया था कि जो भी बंदरगाह थे वहां से कनेक्टिविटी कर दी थी रेलवे की, कि बंदरगाह में जैसे सामान आए सीधे भारत के अंदर वाले हिस्से में पहुंचा दिया जाए। तो हमें विदेशी कपड़े, विदेशी खान पान, विदेशी जिसे कहते हैं इत्र, यानी विदेशी जो भी साजो सामान है, विदेशी गुड्स, विदेशी फर्नीचर, तो भारत के लिए भारत को अच्छा मार्केट समझ रहे थे। आज भी दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट भारत ही है, क्योंकि चाइना में हर किसी देश को अनुमति नहीं मिलती सब कुछ बेचने की। तो आबादी के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट जो फ्री मार्केट है, जहाँ पे आप कुछ भी चाहे बेच सकते हो, वो भारत ही आज भी है, और आज से 400 साल पहले भी थी, 300 साल पहले भी। तो इनको नया मार्केट चाहिए था अपने मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का, इसलिए ये चाहते थे कि ये छोटे छोटे राजाओं के बीच में जी हुजूरी क्यों करे, इनको हटाओ। तो इनका कमर्शियल इंटरेस्ट था। अब आप बोलेंगे सर ईस्ट इंडिया कंपनी तो व्यापार कर ही नहीं रही है। अरे ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार नहीं कर रही है, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी का काम है एडमिनिस्ट्रेशन करना, और अगर वो ऐसे वातावरण नहीं बनाएगा जिससे कि व्यापारियों को सुगमता हो, कौन से व्यापारी को, यूरोपियन व्यापारी को सुगमता हो, तो वो क्यों व्यापार करेंगे यहाँ पे। जैसे आज भी भारत सरकार दुनिया भर की कंपनी को बोलती है आप आइए हमारे यहाँ प्लांट लगाइए, आप आइए हमारे यहाँ फैक्ट्री लगाइए, तो हम उनको कई सारी डील देते हैं कि आप आएंगे तो आपको जमीन मुफ्त दे देंगे, आप आएंगे तो आपको बिजली कनेक्शन मुफ्त दे देंगे। तभी तो दुनिया भर के जो इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होते भारत में। तो इन्हें भी प्रशासन चलाना था, इन्हें भी ये चाहते थे जितनी ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पे व्यापार करने आएंगे उतना ज्यादा हमें टैक्स मिलेगा, कमर्शियल टैक्स मिलेगा, और टैक्स मिलेगा तो हमारी जेब भरेगी। तो ये इसलिए चाह रहे थे कि हम रॉ मटेरियल्स की जो सप्लाई है उसको निर्बाध रूप से चालू रखें, किसी से पूछना ना पड़े। जो भी विदेशी लोग हैं या फिर जो भी ब्रिटेन के व्यापारी हैं वो भारत आए, उनको नया मार्केट मिले, वहाँ पे अपना सामान बनाए और यहाँ पे आके डंप करें, यहाँ पे आके बेचे और खुद भी पैसा कमाए, हमको भी टैक्स दे। तो ये इनके छुपे हुए कांड थे, जो सबसे मेन कांड, ये सबसे मेन कांड थे। ये तो कहने का, ये तो ठीक है इंपीरियल डिफेंस से कांड था कि यूएसएसआर से हमेशा डर रहा उनको, और ये तो बेवकूफ झूठ वाला गलत कारण है कि भाई मिस रूल हो रहा था। भाई मिस रूल अगर हो रहा था तो वहां की जनता विद्रोह करती ना अपने राजा के खिलाफ, तुम तो ज्यादा चौधरी बन रहे हो। लेकिन अब डलहौजी को कहना था तो उसने कार्य किया। तो ये मेन कारण है कि डलहौजी इतना एग्रेसिव क्यों रहा, डलहौजी इतना एग्रेसिव क्यों रहा। डलहौजी की उम्र कम थी, अनुभव कम था, लेकिन उसने यहाँ पे जो जो काम किए उसकी वजह से भारत को आज भी अच्छा या बुरा सफर करना पड़ रहा। भाई रेलवे की वजह से तो हमें आज बहुत अच्छा हमारे लिए हो गया। और आपको जान के शायद आश्चर्य होना भी चाहिए, 1854 में जो रेलवे चली थी, उस समय जो रेलवे के पटरियों के बीच की चौड़ाई थी और आज जो रेलवे के पटरियों के बीच की चौड़ाई है सेम है। मतलब जिसे हम कह सकते हैं 1.67 मीटर चौड़ाई है, जिसे हम कहते हैं ब्रॉड गेज। ठीक है, और आज भी वही वही ब्रॉड गेज चल रही है। तो आज से 250 साल पहले की जो तकनीक थी, 350 साल पहले की, वो तकनीक आज भी हम यूज कर रहे हैं। और जैसा कि हमने देखा इसने बहुत बड़े हिस्से में रेलवे लाइन डलवा दी थी। हमने क्या किया, हमने इस कोयले और भाप से चलने वाली रेलवे लाइन को हमने इलेक्ट्रीफाइड किया, हमने इसको बिजली से चलने वाली बनाया, हमने इसमें बिजली के तार लगा दिए। बाकी जो नेटवर्क है, बहुत बड़ा नेटवर्क अंग्रेज बना के चले गए थे, ये हमारे लिए फायदेमंद रहा, जिससे एक भारत की भावना आई। भाई कश्मीर से कन्याकुमारी कोई भी जा सकता था, देख सकता था कि हाँ भाई भारत ऐसा भी है, भारत अलग अलग लोगों का समूह है, यहाँ पे अलग अलग वनस्पतियां हैं, अलग अलग मौसम पड़ते हैं। क्योंकि पहले तो ये था कि भाई तमिलनाडु वाला व्यक्ति कभी ऊपर आता ही नहीं था, तो उसके मन में कोई फीलिंग नहीं थी कि हम एक देश है या हम एक नेशन है। राष्ट्रवाद की भावना रेलवे ने फैलाई है। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें कि जैसे जब हम आज़ाद हुए तो उस समय जो हमारे लौह पुरुष थे यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो उस समय के होम मिनिस्टर भी थे, उस समय के उप प्रधानमंत्री भी थे, और उनके सामने सबसे बड़ा संकट ये था कि 562 से अधिक रियासतें थी जो कि इंडिपेंडेंट थी, और इनको मर्ज करना था। तो इन्होंने बड़ी आसानी से इसको, आसानी तो नहीं कहेंगे, मतलब अपनी सूझबूझ से सारी रियासतों को मर्ज किया। लेकिन हम देखेंगे हैदराबाद हो गया, जामनगर हो गया और कश्मीर, इन तीनों ने दिक्कत की थी हमारे लिए। हैदराबाद को तो हमने पुलिस एक्शन, हमने एक ऑपरेशन चलाया था ऑपरेशन पोलो नाम से, और इस ऑपरेशन पोलो में हमने हैदराबाद में पुलिस उतार दी अपनी और आर्मी उतार दी और उसको अंडर कर लिया। क्योंकि हैदराबाद भाई साहब बोले थे हमें पाकिस्तान जाना था।
जामनगर जो है वो जो कच्छ वाला सौराष्ट्र वाला एरिया है गुजरात में, जैसे हम गुजरात का ये सब मैप बनाऊं तो इधर पड़ता है जामनगर वाला एरिया। ये भी बोल रहा था पाकिस्तान ने मिलना है, तो यहाँ पे हमने थोड़ी सूझबूझ दिखाई और यहाँ की जनता इसमें वोटिंग कराई, और वहाँ की जनता ने बोला नहीं हमें भारत में मिलना है। लेकिन कश्मीर का मुद्दा आज भी है। तो अगर डलहौजी ने अपनी हड़प नीति के तहत इन सारे बड़े बड़े रियासतों को एक नहीं किया होता, या डलहौजी की शायद हड़प नीति आती भी नहीं, तो हो सकता है इस तरह की जो दिक्कतें हैं जो हमें आज़ादी के समय देखने को मिली, सिर्फ 3 दिक्कतें हैदराबाद, जामनगर और कश्मीर, ये शायद 30 दिक्कतें होती, इस तरह 30 होते या 300 होते जिनसे हमें निपट पाना बहुत मुश्किल होता। तो ये भी एक तरह से हम कह सकते हैं उसके पक्ष में कि हाँ, इसके डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ने, क्योंकि ये कब शुरू, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हम देख रहे हैं कि 1854 के आसपास शुरू किया इसने, और 1947 में हम आज़ाद हुए। ठीक है, तो इसने 90 साल पहले जो काम कर गए थे उससे हमारे तत्कालीन उस समय के उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल को आसानी हुई। नहीं तो पता नहीं कितनी और रियासतें होती हैं, और कितनी और रियासतें हैदराबाद या कश्मीर जैसे अड़ी रहती कि नहीं हमें तो आपसे मिलना ही नहीं है, हमें तो भारत में घुसना ही नहीं है। तो एक तरह से हम इसका प्लस पॉइंट ये बोल सकते हैं। बाकी जो उसने सुधार करवाए थे, खासकर इंफ्रा में सुधार करवाए थे, वो फायदेमंद थे, और आज भी उसके द्वारा बनाए गए चाहे पोस्टल विभाग का सुझाव हो, मतलब सुधार हो, या फिर हम देखिए पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट की बात हो या एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात हो, तो ये सब चीज़ आज भी प्रासंगिक है। और उसने एक तरह से मॉडर्नाइज करने की कोशिश की, भारत को यूरोपियन स्टाइल में ढालने की कोशिश की, और आज कुछ स्तर पे हम देख सकते हैं कि हाँ डलहौजी ने ठीक काम किया। क्योंकि आज हम विश्व गुरु बनने की अगर बात रखते हैं और हम कहते हैं कि हम दुनिया से कदम मिला के चलना चाहते हैं, तो हमें भी दुनिया की टेक्नोलॉजीज को अपनाना पड़ेगा, और हम अपना भी रहे, और हमने बहुत तेजी से अपनाई भी है। तो इनकी शुरुआत डलहौजी के आने के बाद से ही हो गई थी। ठीक है, तो डलहौजी का जो चैप्टर है इसको अपन करते हैं क्लोज, और हम चलते हैं अपने चार्टर एक्ट 1853 में। डलहौजी से जुड़ी हुई कोई बात जो आपको समझ में नहीं आई हो, पूछ लो। किसी को कोई डाउट रहा है क्या डलहौजी को लेकर? नो सर। प्रासंगिक मतलब होता है रिलेवेंट। रिलेवेंट जैसे मान लीजिए आज दुनिया 5G का ट्रायल कर रही है और हम अपने देश में 2G ही चलाएं, तो हम कहेंगे हमारी टेली कम्युनिकेशन प्रासंगिक नहीं है, हम कदम से कदम नहीं मिला रहे। तो प्रासंगिक को इंग्लिश में रिलेवेंट कहते हैं। अब चलते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के बारे में। देखिए 1833 में, और प्रसंग, प्रसंग मतलब होता है किस्सा कहानी। जैसे एक प्रसंग था कि भाई किस्सा कहानी नहीं सुनाते रहते लोग कि भाई हम वहां गए थे उस शादी में तो ये सब हुआ, तो वो एक प्रसंग है। तो 1853 का चार्टर एक्ट क्यों आया? पहली चीज, 1833 का जो चार्टर एक्ट था उसने बोला था 20 साल बाद हम मिलेंगे। क्यों बोला था 20 साल बाद हम मिलेंगे? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो टेन्योर था, जो उसका कार्यकाल था, उसको 20 साल के लिए बढ़ाया गया था। तो ये तो तय था कि 1853 में आना ही है। और जब ये आया उस समय कौन बैठा हुआ था? डलहौजी बैठा हुआ था। उस समय डलहौजी था यहाँ पे। अब इसमें क्या कहा गया चार्टर एक्ट में, ये देखते हैं। असल में चार्टर एक्ट 1853 में हमारे देश में आज जो संसदीय व्यवस्था है, आज जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इसकी शुरुआत की गई। बोलो शुरुआत मतलब ऐसा नहीं कि पूरा संसद जैसे व्यवस्था उसी टाइम, लेकिन एक छोटी शुरुआत ये थी कि जैसे पार्लियामेंट में क्या होता है, संसद में क्या होता है, सबसे मेन काम बताइए संसद का क्या है? संसद का सबसे मेन काम बताइए। पॉलिटिकल कानून बनाना। वेरी गुड, कानून बनाना, लॉ बनाना, है ना, लॉ मेकिंग करना, ये सबसे मेन काम है। और इस चार्टर एक्ट 1853 ने लॉ मेकिंग के काम को एक विशिष्ट काम कहा कि भैया लॉ मेकिंग करना, ऐसा नहीं कि आप लॉ मेकिंग बना रहे हैं या कानून बना रहे हैं तो कोई भी और काम करते हुए लॉ मेकिंग कर लेंगे। लॉ मेकिंग करने के लिए स्पेशलाइज्ड बंदा चाहिए, स्पेशलाइज्ड टीम चाहिए, और स्पेशलाइज्ड लोग चाहिए। मतलब जो लॉ मेकिंग कर रहे हैं वो कुछ और करना काम ना करे। जैसे आज हम संसदीय व्यवस्था में देखते हैं कि जो लॉ मेकिंग वाली काम है उसको स्पेशलाइज करने के लिए हमने कई सारी पार्लियामेंट्री कमेटीज बना के रखी, संसदीय कमेटी बना के रखी कि कोई भी कानून बने तो उस पर पर्याप्त विचार विमर्श हो, लोगों की बात सुनी जाए, उसके
प्रॉस कॉन्स दोनों देखे जाएं तो उसके लिए पार्लियामेंट्री कमेटीज है और उसमें भी जो हमारे सांसद हैं वो सब उसके मेंबर्स रहते हैं। तो इस एक्ट ने पहली बार कहा कि जो लॉ मेकिंग काम है ना वो एक स्पेशलाइज काम है और उसको अलग कर दो। यानी इसके पहले क्या हो रहा था, सवाल है कि क्या इसके पहले क्या एक ही काम था? हाँ, इसके पहले मैंने बताया था जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी वो सारे काम कर रही थी, तो कानून भी बना रही थी और वो एग्जीक्यूटिव काम भी कर रही थी, मतलब कोई आदेश देना है कि ये करो वो करो, इतना टैक्स लगाओ इतना टैक्स मत लगाओ, ये भी वो कर रही थी। हाँ, ये था कि जब ये कानून बना रही थी तो इनके कानून को बाद में ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है यानी ब्रिटेन की जो संसद है वहां पे भेजना पड़ता था और वहां की संसद इस पे मुहर लगाती थी। लेकिन जो ड्राफ्टिंग थी, जो इनिशियल काम था, वो तो यही लोग कर रहे थे। तो अभी तक गवर्नर जनरल की काउंसिल सारे काम कर रही थी और कोई स्पेशल। और हाँ, इस काम के लिए हमने 1833 में एक चौथा मेंबर अपॉइंट कर दिया था इस काउंसिल में, जो कि था लॉ मेंबर, और मैकॉले जो थे वो लॉ मेंबर के रूप में आए थे, मैकॉले साहब। और वो भी इसलिए आए थे कि भैया ये कानून बनाने का काम है तो ठीक है, कोई ऐसा व्यक्ति हम बिठा दे जिसको कानून का ज्ञान हो। लेकिन 1833 के एक्ट में मैंने एक बात कही थी कि जो मैकॉले है एज अ फोर्थ मेंबर इसकी काउंसिल में बैठेगा, वो परमानेंट मेंबर नहीं, वो हमेशा इसकी बैठक में नहीं शामिल होगा। जब जब कानून की बात आएगी, जब कानून बनाने की बात होगी, तभी मैकॉले या फोर्थ मेंबर एज अ लॉ मेंबर, विधि सदस्य के रूप में जो मेंबर आया है, वो जब जब कानून बनाने की बात आएगी तभी इनकी बैठक में बैठा करेगा और उसके बाद नहीं बैठेगा। तो इसका मतलब 1833 के एक्ट में हमने विधि सदस्य तो जोड़ा, मतलब चौथा मेंबर तो हमने जोड़ा, लेकिन वो परमानेंट नहीं जोड़ा, क्योंकि अभी भी हम गवर्नर जनरल के मेन काम में हम लेजिस्लेटिव काम रख ही नहीं रहे थे। हम तो चाह रहे थे कि भाई तुम देश संभालो, तुम इलाका संभालो, तुम लड़ाई झगड़ा करो, कानून तो बनते रहेंगे। लेकिन अब इस एक्ट ने बोला नहीं, ये जो कानून बनाने की प्रक्रिया है ना, ये एक विशेष काम है, इसके लिए हमें ध्यान देना पड़ेगा और हमें एक गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है ना, जो दोनों काम कर रही, इस काम का बंटवारा करना पड़ेगा, इस काम का बंटवारा करना पड़ेगा। तो बंटवारा मतलब क्या? अब गवर्नर जनरल की दो काउंसिल कहलाएगी, एक कहलाएगी लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल, और एक कहलाएगी एग्जीक्यूटिव काउंसिल। यानी एक कहलाएगी विधायी परिषद और एक कहलाएगी कार्यकारी परिषद। तो ये पहली बार बंटवारा हो रहा है। देखिए यहाँ पे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव काम का बंटवारा हो रहा है। इसके पहले जो उनकी काउंसिल थी जिसमें गवर्नर जनरल और 4 मेंबरान, मतलब कुल मिला के 5 लोग मिलकर सारा काम कर लेते थे, लेकिन अब यहाँ पे बंटवारा हो रहा है। तो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल जो सिर्फ और सिर्फ कानून बनाने पे ध्यान देगी, इस काउंसिल को में कुल कितने मेंबरान हैं? इस काउंसिल में कुल 12 मेंबरान है। यहाँ मैंने 10 लिखा है, इस पीडीएफ में सुधार के लेना, बताता हूँ। इस काउंसिल में कुल 12 मेंबर्स है, को बता रहा हूँ। गवर्नर जनरल की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है इसमें कुल 12 सदस्य हैं, कुल 12, मतलब कुछ एक्स्ट्रा लोग आने वाले हैं। इनकी काउंसिल में कुल 12 सदस्य हैं और इस काउंसिल को का दूसरा नाम ये है इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। और इन 12 लोगों को हम ये कह रहे हैं कि एक लघु संसद के रूप में काम करेंगे, लघु संसद के रूप में काम करेंगे। क्या मतलब लघु संसद के रूप में? भाई संसद तो में बहुत सारे लोग होते हैं, सैकड़ों में लोग होते हैं, यहाँ तो सिर्फ 12 लोग हैं, इसलिए इसको हमने मिनी पार्लियामेंट कहा। लेकिन हम संसद क्यों कह रहे हैं? क्योंकि संसद का सबसे मेन काम क्या है? कानून बनाना, और ये 12 लोग मिलकर कानून बनाएंगे, इसलिए इसको हमने मिनी पार्लियामेंट कहा। और यही बाद में जैसे हम देख रहे हैं आज हमारे जो पार्लियामेंट है जिसमें हम 2 सदन है, लोकसभा राज्यसभा, उनका मेन काम तो यही है कि लॉ बनाना। तो इसको मिनी पार्लियामेंट कहा और इसमें कुल मिला के 12 लोग हैं, इसमें कुल 12 लोग हैं। अब सवाल ये है कि जो 12 लोग हैं ये कौन है? तो गवर्नर जनरल की काउंसिल में टोटल 4 लोग तो पहले से थे, मतलब जीजी को हटा के 4 लोग थे। तो ये 4 तो इस काउंसिल में बैठेंगे ही, और एक्स्ट्रा 8 लोग और बैठेंगे, एक्स्ट्रा 8 लोग और बैठेंगे। गवर्नर जनरल की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है इसमें 4 ही मेंबर आने। थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, फिर से मैं समझा देता हूँ आप लोगों को। ये जीजी है, यानी उस समय का डलहौजी, इसके साथ 4 लोग हैं, ठीक। ये 4 लोग जब बैठा करेंगे, ये 4 और डलहौजी को मिला के 5 लोग तो अपने कार्यकारी काम करेंगे, एग्जीक्यूटिव काम करेंगे। लेकिन जब इनको कानून बनाने वाला काम रहेगा तो 4 तो यही रहेंगे, यही 4 रहेंगे, साथ में 8 एक्स्ट्रा लोग रहेंगे। तो कुल मिला के ये लोग कितने हो गए? 12। और ये लोग क्या काम करेंगे? लेजिस्लेटिव काम करेंगे।
ये लोग क्या काम करेंगे, लेजिस्लेटिव काम करेंगे। ठीक है, तो ये 4 नहीं हट रहे, ये 4 सेम रहेंगे, बाकी एक्स्ट्रा 8 लोग आ रहे हैं। और इनकी जो संख्या है 12 हो गई, इसलिए उसको हम कह रहे हैं मिनी पार्लियामेंट। तो यहाँ तक की बात क्लियर है सभी को जो मैंने समझाया? जी सर। जैसे आज हम बात करें, मोदी जी सांसद है, मोदी जी लोकसभा में बैठते हैं, बनारस से सांसद चुन के आए। तो लोकसभा में तो 545 मेंबर्स है, और उनमें से भाजपा के बहुत सारे हैं, भाजपा की बहुमत है वहां पे, वहां कोई कानून बनता है तो तब कहलाता है पूरा लेजिस्लेटिव। जब लोकसभा की बात करेंगे तो हम बोलेंगे ये विधायी विधायी है। लेकिन जब मोदी जी लोकसभा से बाहर निकल के बोलते हैं आज कैबिनेट की मीटिंग है, और कैबिनेट में मान लो उनके पास 12 मंत्री हैं, तो मोदी जी प्लस 12 मंत्री जब कोई काम करेंगे तो वो कहेंगे एग्जीक्यूटिव काम हो रहा है, क्योंकि कैबिनेट की मीटिंग है, कैबिनेट ने कोई आदेश निकाला कि भाई सबको वैक्सीन मुफ्त लगेगी। तो ये कानून तो नहीं बनाया, ये तो एक आदेश है, कार्यकारी आदेश है, और इसको एग्जीक्यूट करना है। तो जब कैबिनेट या मोदी जी एज अ प्राइम मिनिस्टर और या उनके जो मंत्री हैं ऐसा मंत्री जब काम करते हैं तब उसे एग्जीक्यूटिव काम कहा जाता है। लेकिन जब मोदी जी सांसद के रूप में और प्रधानमंत्री दोनों रूप में जब लोकसभा में बैठते हैं तो तब वो कैसा काम में हाथ मतलब बटाते हैं, लेजिस्लेटिव काम में। तो एक ही आदमी के दो अलग अलग रूप है। जब वो लोकसभा में बैठता है या राज्यसभा में तो वो लेजिस्लेट मतलब विधायी काम करता है, और जब वो बाहर निकलता है, लेकिन अगर वो मंत्री है या प्रधानमंत्री है तो वो एग्जीक्यूटिव काम भी करता है। यहाँ भी ऐसा हो रहा है, 4 लोग तो फिक्स है, लेकिन लेजिस्लेटिव काम के लिए, विधायी काम के लिए एक्स्ट्रा 8 लोगों को यहाँ बैठाया गया। ठीक है, तो ये जो एक्स्ट्रा 8 लोग हैं ये क्या है, इनके बारे में थोड़ा सा देख लो। वैसे कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप देख लो। तो ये जो टोटल 12 मेंबर्स है, इसमें जो एक जीजी बैठा है, एक कमांडर इन चीफ है आर्मी वाला, 4 मेंबर्स इनकी गवर्नर जनरल की काउंसिल। ये जो 4 लोग हैं ना ये तो फिक्स है, ये जो 4 लोग हैं ये फिक्स है। मतलब गवर्नर जनरल और ये दोनों, ये 4 और गवर्नर जनरल मिलकर क्या बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव। ये क्या कहलाते हैं, एग्जीक्यूटिव। कमांडर इन चीफ है, ये लड़ाई झगड़े वाला व्यक्ति है। ठीक है, काम धंधा देखेगा। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस इसमें आ गया है। एक जज है कलकत्ता के कोर्ट से। 4 रिप्रेजेंटेटिव हैं जो कि कहाँ से आ रहे हैं, बंगाल से, बॉम्बे से, मद्रास से और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस से। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस मतलब पंजाब, पंजाब वाला एरिया। तो ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने 10 साल कंपनी में काम किया है और इन एरिया में से वो आ रहे हैं। मतलब एक तरह से आप देखिए पूरे भारत से इन लोगों ने लोगों को उठाया है, जजों को भी उठा लिया है। उनकी जो एग्जीक्यूटिव टीम है वो तो है ही यार, कमांडर इन चीफ भी बैठा हुआ है। और बंगाल, बॉम्बे, मद्रास और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस से भी लोग आ गए। इनको आपको याद नहीं रखना है कौन कौन आया था, मोटे तौर पे आप ये जान लीजिए कि लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में जो पहले अगर हम देखेंगे 6 मेंबर थे वो अब 12 हो गए। इनकी एग्जीक्यूटिव में तो पहले से 4 लोग थे, लेजिस्लेटिव काउंसिल में 6 मेंबर्स थे, और 6 मेंबर्स में कौन थे, जीजी था, कमांडर इन चीफ था, और ये 4 मेंबर्स को मिला के 6 मेंबर्स हो जाते थे। और इसमें से जो लॉ मेंबर है, लॉ मेंबर जो 1833 के एक्ट में आया था मैकॉले, उसको बोल दिया अब ये परमानेंट मेंबर है। अभी तक ये टेम्परेरी मेंबर था कि भैया जब काम होगा तभी इसको बुलाएंगे, लेकिन अब इसको परमानेंट कर दिया गया। अब इसको परमानेंट कर दिया गया है। परमानेंट मतलब अब इनकी जब भी बैठक होगी तो ये वोट भी डाल सकता है, ये वोट डाल सकता है। लॉ मेंबर परमानेंट कब हुआ, 1853 में। लॉ मेंबर आया कब है, 1833 में। ठीक है, तो अगर ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा हो तो जो मैं सब बताया सब भूल जाना। मोटे तौर पर ये ध्यान रखना कि 1853 के एक्ट में एग्जीक्यूटिव काम को अलग कर दिया गया और विधायी काम को अलग कर दिया गया। क्लियर है? हाँ, लॉ मेंबर अब परमानेंट हो गया। मतलब अब लॉ मेंबर के रूप में जो व्यक्ति आएगा वो अब परमानेंट मेंबर रहेगा, और वो वोट भी दे सकेगा। कोई बैठक होगी तो वहां कोई भी जब फैसला लिया जाता है तो वोटिंग होती है तो वोट दे सकेगा। तो लॉ मेंबर जो है वो परमानेंट मेंबर होगा 1853 से। अच्छा, एक बड़ा चीज में ये भी हुआ था, हमने देखा था जब से कंपनी बनी है तो कंपनी के जो मालिक थे उन्हें हम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कह रहे थे, ये सब लंदन में बैठते तो इनकी संख्या हमेशा से 24 थी। जब से कंपनी बनी है तब से 24 थी।
लेकिन 1853 के एक्ट में इनकी संख्या को 18 कर दिया गया, इनकी संख्या को कम कर दिया, 24 से 18 कर दिया। तो कभी सवाल आता है कि किस एक्ट ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की संख्या में कमी की थी? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यानी निदेशक मंडल की संख्या में कमी की थी, तो वो था 1853 का एक्ट। जब से कंपनी बनी है 1599 से, तब से इनकी संख्या 24 ही है, और 1853 में मतलब देखिए 150 क्यों 250 साल के बाद इनकी संख्या में कमी होती है। ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की संख्या को 18 कर दिया गया। ये जब एक्ट आया तो इसने ये नहीं कहा कि हम अगली बार कब आएंगे। 12 मेंबर से 12, इस 10 को काट के 12 कर लेना है, इसको काउंसिल मेंबर को 12 कर लेना। ठीक है, टोटल 12 है, इसमें जीजी मिला के 12 है। ये सब लिखा है कि लेजिस्लेटिव जो काम है उसको मिनी पार्लियामेंट कहा गया, और ये वैसा ही काम धाम अपनाएगी, वैसे ही तरीके अपनाएगी जैसा संसद में होता था, इसलिए हम इसको मिनी पार्लियामेंट कह रहे हैं। और गवर्नर जनरल को अभी भी ये पावर है कि मान लीजिए सब कानून बन रहा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन गवर्नर जनरल को लगता है, जीजी को लगता है कि यार मेरे को पसंद नहीं आया, तो वो क्या कर सकता है, वो वीटो कर सकता है। वो वीटो कर सकता है, वीटो मतलब होता है नो बोलना, नो। जैसे तारक मेहता के उल्टा चश्मा में पोपटलाल बोलता है ना, नो नो, कैंसिल कैंसिल। तो गवर्नर जनरल के पास वीटो पावर अभी भी है कि किसी भी कानून को, भले सब कुछ तैयार है, सब कुछ बोल रहे हैं, जैसे होता है ना हमारे देश के राष्ट्रपति के पास वीटो पावर, तो एब्सोल्यूट वीटो तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो कानून को वापस कर सकता है, कानून को बोल सकता है संसद को कि भाई आप वापस इसको देखिए, हमें कुछ सुधार लग रहे करिए, तो इसके पास वीटो पावर है। लेकिन इसका जो वीटो था वो एब्सोल्यूट वीटो था, मतलब वो नो बोल सकता था। हमारे प्रेसिडेंट के पास एब्सोल्यूट वीटो नहीं है, एक पॉकेट वीटो नाम का राष्ट्रपति के पास एक वीटो है, और उस पॉकेट वीटो में ये होता है कि भाई राष्ट्रपति कोई के पास कोई अगर बिल पहुंचा है, उसमें उसको साइन करना है, तो वो उसमें साइन ना करे और वो कहे कि ये पॉकेट वीटो मैंने किया है, तो इसमें कोई समय सीमा नहीं होती, राष्ट्रपति जितने समय तक चाहे उतने समय तक उस बिल को रोक रख सकता है। तो एक तरह से अगर 2 4 8 महीने राष्ट्रपति साइन नहीं करे तो समझ जाते हैं लोग कि पॉकेट वीटो किया गया है। तो एक राष्ट्रपति थे हमारे ज्ञानी जैल सिंह नाम के, ज्ञानी जैल सिंह, इन्होंने पॉकेट वीटो का उपयोग किया था। ठीक है, तो पॉलिटी में आप लोग पढ़ लेना है सब चीज, लेकिन यहाँ पे जो इसका वीटो है एब्सोल्यूट वीटो, हमारे राष्ट्रपति के पास एब्सोल्यूट वीटो नहीं है कि भैया जब चाहे मना कर दे, नहीं नहीं, पूरी संसद ने जो काम किया है कैंसिल है। राष्ट्रपति के पास एब्सोल्यूट वीटो नहीं है, इसके पास एब्सोल्यूट वीटो अभी भी था। पॉकेट वीटो से डिले कर सकता है, और उसमें ऐसा है नहीं कि राष्ट्रपति से कोई पूछ सके साहब आपने साइन क्यों नहीं किया, कब साइन करेंगे। तो राष्ट्रपति ने अगर लिख दिया कि मैंने इसमें पॉकेट वीटो का उपयोग किया, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट होता है कि वो असीमित समय के लिए रख सकते हैं अपने पास। लेकिन ये जो प्रथा है ये अच्छी नहीं मानी जाती, इसलिए पॉकेट वीटो का उपयोग सिर्फ हमारे संसद में, यानी हमारे आजादी के बाद एक ही बार हुआ है। इस एक्ट ने कहा था कि भैया ओपन कंपटीशन कराना है। क्या कराना है? ओपन कंपटीशन कराना है, खुली प्रतियोगिता कराना है, जिसके जो एलिजिबल होगा, जिसमें योग्यता होगी वो नौकरी पाए। ओमकार मिश्रा पूछिए, क्या पूछना आपको? सर मैंने पढ़ा था राजेंद्र प्रसाद जी ने एब्सोल्यूट वीटो का भी तो इस्तेमाल किया था, और एब्सोल्यूट वीटो है हमारे प्रेसिडेंट के पास, क्वालिफाइड वीटो नहीं है, इतना मुझे पता है। हमारे प्रेसिडेंट के पास क्वालिफाइड वीटो है, एब्सोल्यूट नहीं है। हमारा राष्ट्रपति संसद से बड़ा नहीं है। एब्सोल्यूट मतलब क्या होता है कि वो कोई भी बिल बने उसको बना कर दे कि मैं साइन ही नहीं करूंगा, बिल को रद्द कर दे। राष्ट्रपति किसी बिल को रद्द नहीं कर सकता, राष्ट्रपति किसी बिल को रद्द नहीं कर सकता कि भाई आप लोकसभा राज्यसभा से कोई बिल पास होके पहुंचा और राष्ट्रपति बोले कि मेरा मन नहीं है, इस बिल को मैं फाड़ के फेंक दे रहा हूँ, उसे कहते हैं एब्सोल्यूट वीटो। नो, नो मतलब नो, इस बिल को फड़ ले जाओ, दूसरा बिल लेके आओ। तो राष्ट्रपति को एब्सोल्यूट वीटो नहीं है, क्वालिफाइड वीटो है। पॉकेट वीटो को कभी कभी कह देती है कि ये राष्ट्रपति का एब्सोल्यूट वीटो है। ठीक है, हमारे देश का राष्ट्रपति मालिक नहीं है कि वो संसद से बड़ा नहीं, हमारे देश में पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट सबसे बड़ी है, संसद सबसे बड़ी है ना। राष्ट्रपति संसद का एक हिस्सा है, तो राष्ट्रपति के पास एब्सोल्यूट वीटो नहीं है। एब्सोल्यूट मतलब नो, जैसे यहाँ पे बोल रहा हूँ, जीजी ऑफ इंडिया ने बोल दिया कि मुझे ये कानून ही पसंद नहीं है, तो सारा काम बेकार हो जाएगा। आपने कितनी मेहनत की है, कितनी आपने काउंसिल बैठा दी है, सब कुछ बेकार हो जाएगा अगर जीजी ने आखिरी में बोल दिया, वीटो कर दिया, नो। ठीक है, तो इनके जीजी के पास एब्सोल्यूट वीटो था, लेकिन हमारे देश के राष्ट्रपति के पास एब्सोल्यूट वीटो नहीं है। एब्सोल्यूट मतलब समझिए, सर लोकसभा ने कोई बिल पारित किया, राज्यसभा ने कोई बिल पारित किया और राष्ट्रपति ने बोला कि ये बिल ही खत्म करो,
राष्ट्रपति बिल को वापस भेज सकता है, और जो मनी बिल है उसको तो राष्ट्रपति वापस भेज भी नहीं सकता। नॉर्मल बिल को राष्ट्रपति एक बार से वापस भेज सकता है कि मैं चाहता हूँ इसमें कुछ सुधार कर ले, और अगर लोकसभा राज्यसभा चाहे तो उसमें सुधार करे, चाहे तो नहीं करे, और दोबारा जब भेजा जाता है तो राष्ट्रपति को साइन करना ही पड़ता है। हमारे देश में राष्ट्रपति के पास क्वालिफाइड वीटो है, एब्सोल्यूट नहीं है। सर हाँ पूछिए। सर माफ करिएगा, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन मैंने कई बार कई दफा गलत किए हैं, है ना, तो इसलिए मैं ये चीज मैंने पढ़ी है, और अभी मेरे सामने लक्ष्मीकांत मैंने खोली भी हुई है, उसमें साफ लिखा है कि प्राइवेट मेंबर जो होते हैं ना, जो मंत्री नहीं होते, उन लोगों के जो बिल्स हैं वो उस पे एब्सोल्यूट वीटो करता भी है प्रेसिडेंट, और राजेंद्र प्रसाद ने भी करा हुआ है, और आर वेंकटरमन ने भी करे हुए हैं एब्सोल्यूट वीटो का इस्तेमाल। तो क्वेश्चन ये आता है कि एब्सोल्यूट वीटो है कि नहीं है, उसमें आंसर होता है। चलो ठीक है, ठीक है, हाँ इसलिए माना। सर। ये मुझे जो पता है मैंने बताया, आप लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं, आप लोग ज्यादा पता होगा, ठीक है। तो चलो हाँ अपन ठीक। वापस आते हैं इसी में, ओपन कंपटीशन वाले में। इन्होंने बोला कि भाई खुली प्रतियोगिता कराओ, कोई भेदभाव मत करो, और जो आर्टिकल हमारा 16 कहता है कि जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है इसमें हम किसी के साथ सरकार भेदभाव नहीं करेगी, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट इन्होंने लाया था कि भाई यूरोपियन हो या इंडियंस हो, वो यहाँ पे सिलेक्शन में भाग ले, और जो भी क्राइटेरिया अगर पूरा करेगा तो हम उसको क्या किसमें पोस्ट कर देंगे, आईसीएस में पोस्ट कर देंगे, इंपीरियल सिविल सर्विसेज में पोस्टिंग उसको मिल जाएगी। मतलब ये इंडियंस के लिए भी ओपन हो गया है। 1833 के एक्ट में इसमें बात रखी गई थी, लेकिन उस समय जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे उन्होंने अड़ंगा लगाया था कि नहीं साहब, आपने हमसे हमारा व्यापार का अधिकार छीन लिया, लेकिन अब ये मत छीनो। तो 1833 के एक्ट में बात उठी थी, ध्यान रखिएगा, लेकिन पहली बार ये कानून के रूप में कब आई है, 1853 के एक्ट में आई है। अब जब ये हो गया कि भाई भारतीय इंडियन सिविल इंपीरियल सिविल सर्विस, इसका नाम है इंपीरियल सिविल सर्विसेज में आएंगे, तो भाई एक कमेटी बनानी पड़ेगी। तो वो जो कमेटी बनी थी वो मैकॉले की अध्यक्षता में बनी थी, और मैकॉले की अध्यक्षता में 1854 में कमेटी बनी थी, और इसका नाम था कमेटी ऑन द इंडियन सिविल सर्विसेज। कहीं कहीं इंडियन लिखा मिलेगा, कहीं कहीं इंपीरियल लिखा मिलेगा, दोनों सही है, ठीक है, दोनों सही है, इंडियन या इंपीरियल। तो हमारे देश की जो इंडियन सिविल सर्विसेज या इंपीरियल सिविल सर्विसेज कैसी होगी, यहाँ पे क्या क्या वेतन भत्ते मिलेंगे, कैसा कैसा प्रमोशन होगा, क्या इनके सर्विस रूल्स होंगे, ये सारी चीजों के लिए कमेटी बनी थी, और वो कमेटी भी इसी मैकॉले की अध्यक्षता में बनी थी। तो मैकॉले के बारे में आप देख लीजिए कि पहला विधि आयोग जो बना उसका भी अध्यक्ष रहा है ये, पहला जो शिक्षा के लिए कमेटी बनी उसका भी अध्यक्ष रहा है, इसने अंग्रेजी की वकालत की थी। और अब हम देख रहे हैं कि इंपीरियल सिविल सर्विसेज या इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए भी जो कमेटी बनी उसका भी ये क्या है, अध्यक्ष है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। इस एक्ट ने सबसे बड़ी बात ये कही थी चलो अभी पॉलिटी यहाँ पे छोड़ते हैं, पॉलिटी आप लोग पॉलिटी के सर से पढ़ना है ना। प्रेसिडेंट मनी बिल को डिले नहीं कर सकता, डिले क्या, मनी बिल आता है तो प्रेसिडेंट से पहले पूछा जाता है, प्रायर इंफॉर्मेशन होती है, अनुमति देता है, उसके बाद लोकसभा में रखा जाता है। इस एक्ट ने 1853 के एक्ट ने ये नहीं बोला था कि हम अगली बार कब आएंगे, यानी इस एक्ट ने ये नहीं बोला था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो टेन्यूर है वो कितने साल के लिए बढ़ाया जा रहा है। इसने ये नहीं बोला था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को अगले कितने साल के लिए परमिशन है भारत में रूल करने की। तो इसका मतलब इसने ये बोला था कि अनलिमिटेड टाइम के लिए परमिशन है, ये भी कह सकते हैं, अनलिमिटेड पीरियड के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर सकती है। और ऐसा कहना ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बुरा साबित होगा, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के मन में हमेशा ये बात रहती थी कि आज नहीं कल कभी कोई आदेश आ जाए ब्रिटेन से और हमें यहाँ से बुरिया बिस्तर उठाना पड़े। तो इस एक्ट ने ये नहीं बोला था कि ईस्ट इंडिया कंपनी अगले 20 साल के लिए हम उसका टेन्योर बढ़ा रहे हैं, 10 साल के बढ़ाए, जैसा कि हमने सारे चार्टर एक्ट में देखा था कि 20-20 साल के लिए इनका टेन्योर बढ़ाया जाता है। लेकिन इसमें ये नहीं बताया गया था कि आने वाले कितने समय के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो भारत में रूल करेगी। तो इनको ही समझ में आ गया कि भाई हमारे दिन अब लद गए हैं, कभी ना कभी कुछ ना कुछ होने वाला है और हम यहाँ से जाने वाले हैं। इसीलिए ये आखिरी चार्टर एक्ट कहलाता है, क्योंकि 1857 में क्रांति हो जाएगी, और इस क्रांति को जब हम दबाएंगे, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जब इसको सप्रेस करेगी, उसके बाद एक नया एक्ट आएगा 1858 में, जिसका नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। और इस एक्ट से ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये खत्म हो जाएगी और सीधे रानी का शासन यानी क्राउन का शासन यहाँ पे शुरू हो जाएगा। तो कंपनी राज खत्म हो जाएगा।
कंपनी राज 1858 में खत्म हो जाएगा, कंपनी का रूल खत्म और सीधे क्राउन का या ताज का शासन शुरू हो जाएगा। और हमें आज़ादी कंपनी से नहीं मिली, हमें आज़ादी मिली है क्राउन से, हमें आज़ादी मिली है ब्रिटेन के राजा से या रानी से, यानी जो ताज पहना उससे आज़ादी मिली। तो इसने नहीं बोला था कि अगला चार्टर कब आएगा या अगला आपका टेन्योर जो है वो कब तक हमने इसको बढ़ाया है। ठीक है, ये वही बात है जो मैंने आपको समझाया। अच्छा, इस एक्ट ने, जैसे मैंने बोला कि भाई बंगाल से, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस से, यार इसको आगरा मत करो, इसको करो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस। ठीक है, तो इस एक्ट ने पहली बार बोला कि भैया कानून बनाने की जो प्रोसेस है उसमें हम लोकल रिप्रेजेंटेशन भी ले रहे हैं। जैसे कि हमने 1833 के एक्ट में देखा था, सारा कानून बनाने की जो पावर थी वो सेंट्रलाइज कर दी गई थी कि भैया जो बनाएगा कलकत्ता बनाएगा, पूरे देश में लागू होगा, और कलकत्ता से जो चीज उठेगी, कलकत्ता से जो कानून बनेगा वो सीधे जाएगा ब्रिटेन, ब्रिटेन की संसद से पास होना चाहिए। सेंट्रलाइज था, लेकिन यहाँ पे उल्टा हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, डिसेंट्रलाइजेशन हुआ, विकेंद्रीकरण हुआ एक तरह से। लेकिन बन अभी भी कानून कहाँ रहे हैं, कलकत्ता में, लेकिन हमने लोकल लोगों को बुलाया, हमने मद्रास से, बॉम्बे से, बंगाल से और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस से हमने लोगों को बुलाया है। तो लोकल रिप्रेजेंटेशन की शुरुआत हुई। ठीक है, लोकल रिप्रेजेंटेशन की शुरुआत इस एक्ट से हुई है। तो ये है आपका 1853 का चार्टर एक्ट। ठीक है, उसके बाद आते हैं कैनिंग, और कैनिंग की कहानी अपन अभी नहीं पढ़ेंगे, अभी अपन लोग इस क्लास के बाद पढ़ेंगे क्या क्या कारण थे जिसकी वजह से क्रांति हुई है, जिसमें इकोनॉमिक रीजंस भी देखेंगे, अंग्रेजों ने हमें कितना परेशान किया, जो छोटे मोटे विद्रोह हुए हैं, चाहे पीसेंट विद्रोह हुए हैं या जमींदार विद्रोह हुए हैं, ये सब विद्रोह हम देखेंगे। उसके बाद क्रांति देखेंगे, उसके बाद कैनिंग पे हम चलेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हिस्ट्री को लेकर कोई डाउट हो तो पूछो, पॉलिटी भूल जाओ, मैं पॉलिटी का टीचर नहीं हूँ। कोई चीज जो आज की क्लास में समझ में नहीं आई आप लोगों को? तो जैसा है कि मैंने कहा कि 1853 के एक्ट में ये नहीं बोला था कि अगली बार हम कब चार्टर लेके आएंगे, आप कब तक यहाँ पे रहोगे। और 1857 में क्रांति हो जाती है। 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, और इस एक्ट से जो क्राउन है, जो ब्रिटेन का ताज है, वो रूल करना शुरू कर देता है। तो तब से ये जो पोस्ट है ना जीजीआई ऑफ इंडिया की, इस पोस्ट का बदलाव हो जाएगा वाइस रॉय में। वाइस रॉय मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्राउन, यानी ताज का दूत, ताज का दूत। इसलिए अब यहाँ पे ताज का शासन है, क्राउन का शासन है, तो क्राउन के नाम पे यहाँ पे रूल किया जा रहा है, इसलिए यहाँ से इसका पद का नाम हो जाएगा वाइस रॉय। तो चार्ल्स कैनिंग जो है ये आखिरी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहेगा, क्योंकि तो इसी कार्यकाल में आएगा क्या, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858, इसलिए ये आखिरी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहलाएगा और पहला वाइस रॉय कहलाएगा, पहला वाइस रॉय कहलाएगा। ठीक है, और जब हम आज़ाद होंगे तो हमें क्राउन से आज़ादी मिलेगी, और उसके बाद भी लॉर्ड माउंटबेटन को हम कुछ समय तक बोलते भाई आप यहीं रहो, तो जो लॉर्ड माउंटबेटन है या लुईस माउंटबेटन है वो आखिरी वाइसराय कहलाएगा, उसने हमको आज़ादी दी, यानी आज़ादी तो हमें ब्रिटेन ने दी, उसने वो पत्र पढ़ा, और उसके बाद जब हमने उसको कुछ समय के लिए रोक रखा था, तब रानी का शासन तो खत्म हो गया था, तो हमने उसको फिर से बोला कि ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहेंगे, क्योंकि तब वो वाइसराय कहलाने का हकदार नहीं, क्योंकि रानी का शासन तो खत्म हो गया। तो माउंटबेटन जो है आखिरी वाइसराय रहेगा और आज़ाद भारत का पहला गवर्नर जनरल कहलाएगा। तो आज की क्लास में अपन ने डलहौजी वाला चैप्टर क्लोज कर लिया, 1853 का चार्टर एक्ट क्लोज कर लिया। अगली क्लास में मैं आपको जो पढ़ाऊंगा वो है इकोनॉमिक पॉलिसीज, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये पढ़ाने वाला हूँ मैं आपको। इकोनॉमी पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश कोलैप्स ऑफ इंडियन रूरल इकोनॉमी, मतलब किस तरह अंग्रेजों ने क्या क्या काम किया जिसकी वजह से भारत, जो कि दुनिया की उस समय की जिसे हम कहते हैं सबसे बड़ा एंटरप्रेन्योर था, सबसे बड़ा व्यापारी देश था, उसकी इकोनॉमी कैसे कोलैप्स कर गई।
कैसे हम दुनिया का 25% माल बेचने वाले देश, अपने देश में हमारी इकोनॉमी ही खत्म हो गई, हमारा व्यापार खत्म हो गया। ठीक है, हम निर्यातक से आयातक बन गए, हम एक्सपोर्टर से इंपोर्टर कैसे बन गए। तो इन्होंने ऐसा क्या क्या काम किया हमारे साथ, जिसकी वजह से हमारी जो देश की इकोनॉमी थी, खासकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी, वो कैसे बर्बाद कर दी इन लोगों ने। इसके रीजन हम लोग देखेंगे अगली क्लास में। ये सब कारण है, यही सब कारण है। क्योंकि अगर एक आदमी क्रांति में गया है तो आपने उसके व्यापार को ठेस पहुंचाई होगी, आपने उसको धर्म को ठेस पहुंचाई होगी, आपने उसकी जो इनकम है उसको ठेस पहुंचाई होगी। ठीक है, आपने उसके लैंड यानी उसकी जमीन को ठेस पहुंचाई होगी। ठेस मतलब आपने कुछ ऐसा काम किया जो हर तरफ से वो मारा गया। आपने उसकी जमीन हड़पी होगी, आपने उसकी आमदनी कम कर दी होगी, आपने उसके धर्म में प्रहार किया होगा। ठीक है, आपने उसके जो लोकल इश्यूज हैं उसमें प्रहार किया होगा, आपने उसके जो राजा हैं या जो महाराजा हैं उन पे कोई दिक्कत की होगी। ठीक है, तो वो लड़ने आ गया। तो जो 1857 क्रांति उसमें सब कोई लड़े हैं, किसान भी लड़ा है, व्यापारी भी लड़ा है, जमींदार भी लड़े हैं, सैनिक भी लड़े हैं, पुराने शासक भी लड़े हैं, सब लड़े हैं। सबका कोई ना कोई अहित किया है इस आदमी, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो हमें एक एक करके उन क्या क्या कारण थे जिसकी वजह से इकोनॉमी बर्बाद हुई, जिसकी वजह से हमारा जो सोशल फैब्रिक है वो बर्बाद हुआ, जिसकी वजह से रिवॉल्ट से, वो हमें पढ़ना है। उसके बाद हम क्रांति में पहुंचेंगे और क्रांति के यही सब मेन कारण रहेंगे कि भाई व्हाट आर द इकोनॉमिक रीजंस फॉर फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। क्या क्या आर्थिक कारण थे। तो आर्थिक कारण का ये चैप्टर रहेगा, इन्होंने कैसे हमको तोड़ा, कैसे हमारी आर्थिक जो जमा पूंजी थी उसको बर्बाद किया, कैसे हमें कंगाल किया, कैसे हमारे देश से पैसा ले गए अपने ब्रिटेन में और चमका दिया। जो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी आती है कि धन निकासी का सिद्धांत, कैसे हमारे देश से धन निकाल के ले गए। तो ये सारी चीजें हमें अब पढ़नी है, क्योंकि क्रांति के रीजंस जानने बहुत जरूरी है। क्रांति जब हुई उसके बाद क्या हुआ वो तो एक क्लास का टॉपिक है कि भाई क्रांति ऐसी हुई और यहाँ यहाँ लोगों ने क्रांति का बिगुल बजाया और यहाँ पे अंग्रेजों ने इस ऑफिसर को भेज के क्रांति दबा दी। तो वो तो एक क्लास का टॉपिक है, लेकिन क्रांति हुई क्यों है और उसके आफ्टर मैथ रिजल्ट्स क्या थे, क्रांति के बाद अंग्रेजों ने क्या किया हम पर, या हमने क्रांति से क्या सीखा, वो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो ये अपन देखेंगे अगली क्लास में। एंग्लो, अरे हाँ यार, एंग्लो अफगान, चलो कल की क्लास में एंग्लो अफगान खत्म करूंगा, है ना। नेक्स्ट क्लास में एंग्लो अफगान 3 हुए हैं, और एक ऑकलैंड के समय हुआ है, एक लिटन के समय हुए हैं, और एक हुआ है 1919 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। तो कल की क्लास में एंग्लो अफगान वॉर कर लेते हैं। ठीक है, एक क्लास में एंग्लो अफगान वॉर हो जाएगा, उसके बाद इसमें चलते हैं। चलो ठीक है, अच्छा याद दिलाया आप लोगों ने। तो कोई डाउट हो आज की क्लास में तो पूछ लो, नहीं तो क्लास को फिर समाप्त करें।